Good morning, students. Shall we start? Now, today's topic is the human development in India. Okay? We'll talk about the human development in India. Okay, now basically the development index and the human development of India is correlate with each other. Now what do we mean by the human development here? Basically the human development means the all over development of the human being, okay, in the sense of social and economical. ओके ये चीज़ हमने प्रीवियस क्लास में भी देखी थी कि सोशली किस तरह से जो डेवलपमेंट है वो होता है और इकोनॉमिकली किस तरह से डेवलपमेंट होता है. तो वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं कि सोशली किस तरह से डेवलपमेंट होगा. मीन्स वी हैव सम इंडिकेटर्स रिलेटेड टू द सोशल लाइफ. फॉर एग्जाम्पल लाइफ एक्सपेक्टेंसीज एट बर्थ. In this we have mortality rates, okay. अगर mortality rates low होती है तो मतलब development हो रहा है. It is related to the health, okay. कि अगर कोई healthy life जी रहा है तो mortality rate regularly low होती जाएगी. ओवरऑल एजुकेशन की हम बात करेंगे तो बेसिकली जो एजुकेशन होगी वो कोरिलेट करेगी इटसेल्फ सोशल लाइफ से. स्कूलिंग इज ऑल्सो कोरिलेटेड विद द सोशल लाइफ. बट ग्रॉस नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, ओके, इट इज कोरिलेटेड विद द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. नाउ वेयर इंडिया स्टैंड्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज, it ranks 131 among how many countries? 195 countries of the world. And it have HD, and that means human development only 0.624, okay. It gains 0.009, okay, from previous year. मतलब जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ 0.009 ही आगे बढ़ रहा है. धीरे धीरे इंडिया जो है वो डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रही है, ओके. कॉमन कम्स अंडर मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज. मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज का मतलब होता है कि इंडिया जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही डेवलप है या फिर बिल्कुल ही लो डेवलप्ड है. इट इज़ मीडियम. मीडियम का मतलब है ठीक ठाक वो मूव कर रही है डेवलपमेंट की तरफ और ठीक ठाक वो डेवलप्ड है, ओके. देन इंडिकेटर्स हमने देख ही लिए थे, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज तो है, हेल्थ फैसिलिटीज है, लेकिन क्या यहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसको सही तरीके से लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है वो भी हम आगे बात करेंगे. बिकॉज वी हैव टू टाइप्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ आर देयर, दैट इज फॉर द मेल्स एंड फॉर द फीमेल्स, ओके. ओवरऑल एजुकेशन की हम बात करेंगे, दैट इज 68.3 एजुकेशन, ओके. इंडेक्स की हम बात करेंगे तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग की हमने यहाँ पर बात की थी पहले भी, दैट वाज 11.7, ओके. ग्रॉस नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम इज ओनली 50,663. इज इट क्लियर टू यू? Any questions related to this? Is there any query?
Okay, fine. Next, we'll talk about UNDP. Now, what is the role of UNDP in the human development? So, human development is reported by UNDP. Now, what is UNDP? It is a global development network. UN का ये ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है जो कि सभी कंट्रीज को एक साथ जोड़ेगा और बताएगा कि कौन सी कंट्री जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड होगी. ओके, सो इट इज़ अ ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क करेंटली प्रेजेंट इन 177 कंट्रीज. ओके, इट इज़ प्रेजेंट इन 177 कंट्रीज. तो इसका बेसिकली वर्क क्या होता है? इसका बेसिकली वर्क होता है लाइक सपोज कोई पुअर कंट्री है, ओके, और उसके पास में रिसोर्सेस तो हैं लेकिन टेक्नोलॉजीज नहीं है, मनी नहीं है, यानी कि कैपिटल उसके पास में नहीं है. सो इट प्रोवाइड्स अ टेक्निकल असिस्टेंस. ओके, यानी कि कुछ ये फंड्स देगी. यूनाइटेड नेशन स्पेशल फंड्स ये प्रोवाइड करेगी. लेकिन सबसे पहले इन्होंने कब प्रोवाइड किया था ये चीज़ें? टेक्निकल असिस्टेंस तो इन्होंने प्रोवाइड किया था 1949 में और यूनाइटेड नेशन स्पेशल फंड इन्होंने प्रोवाइड किया था 1958 में सबसे पहले. तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ जब ये फोर्स में आई तो वो कब आई थी? दैट वाज इन 22 of November 1965. ओके, बाय जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन. इज इट क्लियर टू यू? हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क. ओके, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है लेकिन जो इसके ऑफिसेस हैं वो अलग अलग कंट्रीज में हैं. ऑफिसेस जनरली इन जेनेवा, ब्रसल्स, कोपेनहेगन, टोक्यो एंड वॉशिंगटन DC. यहाँ पर इनके ऑफिसेस हैं बट हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क. इज देयर एनी प्रॉब्लम? यू कैन कमेंट ऑल्सो. Is there any problem related to this? Is there any problem? Okay. Next is human development in India. India के पर्सपेक्टिव से ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए और अगर डेवलपमेंट नहीं भी हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है. Okay, so there are many social and cultural के बाद में हमने देखा है हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे. वो कैसे करते हैं? ओके, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो स्कोर कंडीशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. दीज आर, सबसे पहले हम देखेंगे हिस्टोरिकल फैक्टर्स को. हिस्टोरिकल फैक्टर्स में दीज इंक्लूड कॉलोनाइजेशन. What do we mean by the colonization in India? Any answer? इंडिया में colonization का क्या मतलब है? ब्रिटिश रूल्स. ओके, इट मीन्स ब्रिटिश रूल था इंडिया में और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की थी. यू आर वेरी मच अवेयर. ओके, यहाँ के रिसोर्सेज को उन्होंने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था. एम्पेरियलिज्म. एम्पेरियलिज्म को हम हिंदी में कह सकते हैं साम्राज्यवाद. ओके, मतलब कि कोई भी दूसरी कंट्री अगर किसी कंट्री के ऊपर राज करती है और उसके बाद में वो उसको छोड़ करके चली जाती है तो मतलब उसके जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते चले गए थे. ओके, न्यू इम्पेरियलिज्म यानी कि अब लोगों की जो सोच है वो ये बन चुकी है कि इम्पेरियलिज्म जो है वो ज़्यादा सही नहीं है और हम अपने आप से रूल नहीं कर सकते. दैट इज़ न्यू इम्पेरियलिज्म. ओके, तो जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो ब्रिटिश रूल ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर इम्पेरियलिज्म आ गया था और न्यू इम्पेरियलिज्म थॉट्स यहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी. तो ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देती हैं हमको कि हम डेवलप नहीं हो पा रहे हैं या जो
कोई भी कंट्री होगी तो उसके डेवलपमेंट में ये एक तरीके से रुकावट बनेंगे। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अगर हम एक पॉइंट देखेंगे, एग्रीकल्चर में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि यहाँ पर इंडिगो की खेती करा दी थी, इंडिगो फार्मिंग करवाई थी। ओके, तो इंडिगो की खेती करवाने के बाद में वो लैंड जो है वो पूरी तरह से बैरन हो जाता था, स्पेशली एट द बंगाल साइड। तो लोगों ने आवाज़ भी उठाई, लेकिन उसका ज़्यादा कुछ उनको फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपनी तरीके से ही रूल करते थे, उन्होंने अपने रूल्स बनाए हुए थे। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो लैंड है वो डिग्रेड हो गया। ओके, इट डिग्रेड्स। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमको डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्लियर टू यू द हिस्टोरिकल फैक्टर? Next we'll move to the social cultural factor. Okay, this includes violation of human rights. देखिए, ये अब बहुत important point हो गया है सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम ये चीज़ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वायलेशंस हो रहे हैं, चाहे वो जेंडर की बेसिस पे हो, मेल और फीमेल। अब देखिए कि हम जो हेल्थ है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा तो दे रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे लिए क्या चल रहा है? डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी भी देखते हैं तो लोग टेस्ट करवाते हैं मेल और फीमेल में, ठीक है? तो इसीलिए सेक्स रेशियो जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? डिक्लाइन होता जा रहा है और हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो अगर हम ऑल ओवर देखेंगे इसको, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमंस को राइट्स नहीं मिलते हैं, जैसे SC STs हैं तो उनको राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन आर टेकिंग प्लेसेस, लाइक रेस, on the basis of race, on the basis of color, that they are belong to a black family or a white family। तो इस तरह से ये races जो हैं वो discrimination में आ जाते हैं। तो religion जैसे कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, तो इस तरह से जो रिलीजन है वो भी काफ़ी ज़्यादा वायलेशन में आते हैं। जेंडर एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में मेल और फीमेल आ जाएंगे। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो अ स्पेशल पर्सपेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो हैं ये प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं। ओके, प्रॉब्लम्स ऑफ क्राइम्स इसमें ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे अगर कोई किसी को इस तरह से वायलेट करेगा, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तो वो अपने आप ही क्राइम्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। ओके, टेररिज्म एंड वॉर्स। ओके, तो लोगों में एक एग्रेशन आ जाता है और वो गुस्से में आकर के या तो टेररिज्म की तरफ मूव करते हैं या फिर वो लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं, भले वो कोल्ड वॉर हो या कोई भी दंगे फसाद हो, तो वो इस तरह से करना स्टार्ट कर जाते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स को हम देखेंगे। दीज इंक्लूड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड नेचर ऑफ स्टेट्स। तो इसमें नेचर ऑफ स्टेट्स का यहाँ पर मतलब होगा कि वहाँ पर पॉलिटिकली किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। क्या कोई अगर स्टेट है तो उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है जो कि रिच हैं, ओके, और हाई कास्ट फैमिली है। तो इस तरह से जो नेचर ऑफ स्टेट होगा वो वर्क करेगा। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में है, वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में ये चीज़ें आ जाएंगी। अगर मान लीजिए कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑल ओवर इंडिया को संभालती है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑल ओवर इंडिया को संभालती है, तो क्या होगा कि इंडिया कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा?
क्योंकि एक ही जना सारी चीज़ों को नहीं देख पाएगा। ओके, आफ्टर दैट लेवल्स ऑफ एम्पावरमेंट, कि लोगों को आगे बढ़ने के लिए कितने उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। ओके, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? Is there any problem related to this topic? कोई क्वेरी तो बेटा पूछ लीजिए आप लोग। ओके, नाउ एम्पेरियलिज्म एंड नियो एम्पेरियलिज्म, इसमें हिंदी में हम देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम साम्राज्यवाद। ठीक है, तो इसमें अब आप देखिए साम्राज्य क्या होता है, रूल होता है, रूल ऑफ एम्परर हम बोल सकते हैं। ओके, तो रूल ऑफ एम्परर क्या होगा कि उसमें हमेशा कि जैसे रूल हो चुका है एम्परर का और उसको फिर ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि नहीं, जो साम्राज्यवाद है वो बिल्कुल ठीक है, एम्पेरियलिज्म जो है वो बिल्कुल ठीक है, हमें जैसे हम कह सकते हैं कि हमें तो रूल ही करवाना है, ठीक है, हमें सोवरेनिटी नहीं चाहिए, तो हमें जो है वो दे आर सपोर्टिव ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो इस तरह से हम कह सकते हैं that the people are basically supportive of the colonization, तो थोड़ा बहुत वो उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। नियो एम्पेरियलिज्म में लोग ये कहते हैं कि हम जो है वो डेवलप नहीं ही कर पाएंगे, अकेले हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो हमको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर टू यू? Is there any problem? Forms of government में देखिए, we have 3 types of government: central, okay, state and local। तो अब ये डेवलपमेंट में कैसे हेल्पफुल है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो कि दिल्ली में है, ओके, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, दीज आर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग स्टेट्स में रहेंगी, ओके, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे पंचायत। तो इस टाइप से जो हमारी अलग अलग गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उसके बाद में लेवल ऑफ एम्पावरमेंट, कि लोगों को कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लोगों को कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम नाउ? Now, next we will see about the HDI program in India। अब देखिए, सोच तो लिया है इंडिया ने कि डेवलपमेंट करना है और अलग अलग हमारे पास में ये चीज़ें हैं कि डेवलपमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए अब इंडिया में एक चीज़ बनाई गई जो कि है प्लानिंग कमीशन, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग चलना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो प्लानिंग कमीशन बनाया गया अंडर द पार्टनरशिप ऑफ UNDP। तो UNDP के साथ में पार्टनरशिप करके उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया। अब इस प्लानिंग कमीशन का क्या काम होगा कि वो अलग अलग एरियाज में अपने प्लान्स को स्टैब्लिश करेंगे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जैसे कि SHDR है,
ओके, दैट इज स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, तो इसका ऑल ओवर वर्क क्या होगा, ये क्या करेंगे, अलग अलग स्टेट्स के रेशियोज लेंगे कि यहाँ पर ह्यूमंस का कितना ज़्यादा डेवलपमेंट है, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी थी कि डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, तो ये दोनों होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यूनिक इन इट्स काइंड, ओके, preparation of not only national report but also sub-national human development report. Now what do we mean by the sub-national human development report? नेशनल रिपोर्ट हम जानते हैं कि नेशनल रिपोर्ट में किस तरह से डेवलपमेंट किया जाता है, मतलब वो पूरी कंट्री से रिलेट करेगा, बट सब नेशनल का मतलब है स्टेट वाइज एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज। ओके, तो पूरी एक रिपोर्ट तैयार होना ज़रूरी होगा, तो वो प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। डिसेंट्रलाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखिए बेसिकली क्या होना चाहिए, जो पीपल हैं वो सेंटर में होनी चाहिए, पीपल जो है वो सेंटर में होनी चाहिए और उनके आसपास जो है वो डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपमेंट बीच में आ गया और पीपल जो हैं वो उसके आसपास हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। दैट इज मेंट बाय द डिसेंट्रलाइज्ड। तो क्योंकि लोगों के लिए ही होता है डेवलपमेंट, तो एक एजेंडा तैयार करना है, नेशनल, स्टेट एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों लेवल्स होने चाहिए। नेशनल भी होना चाहिए, मतलब ऑल ओवर कंट्री में कितना डेवलपमेंट है, स्टेट वाइज होना चाहिए, साथ में डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होना जरूरी है। More HDRs have been produced in country than the total number of global HDRs. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें HDRs निकालने होंगे ताकि हम जो टोटल ग्लोबल HDRs हैं उनको हम देख सकें। ओके, सो प्लान शुड बी मेड। तो प्लान कौन बनाएगा, प्लानिंग कमीशन बनाएगा। ओके, अंडर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNDP. Partnership through the preparation of state human development reports, that is SHDR, and district human development report, that is DHDR. Okay, clear? जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान में हर एक चीज को देखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन। वो क्या क्या चीजें होंगी, वो होंगी हमारा एजुकेशन, ओके, जिसको हम लिटरेसी भी बोल सकते हैं। हमने इसको दोनों तरीके से देखा है, मेल लिटरेसी रेट एंड फीमेल लिटरेसी रेट। ओके, हम इसको हेल्थ एंड इनकम इंडेक्स, तो इस तरह से हम ये मेन जो पॉइंट्स हैं उनको हम लेकर के चलते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये हैं। ओके, आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स में भी डेवलपमेंट होगा तभी तो स्टेट डेवलप करेगा अलग अलग एरियाज में, तो इसीलिए तो हमने क्या किया है, लोकल गवर्नमेंट बनाई है। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट देखेगी कि उस एरिया में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डेवलपमेंट होगा वो भी इन्हीं पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए होगा, खास तौर से रूरल एरियाज में। क्लियर टू यू? कुछ समझना है तो बताइए। कमेंट करके बताइए प्लीज। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, डिसेंट्रलाइज्ड में हमने क्या चीज़ देखी है कि लोगों के लिए डेवलपमेंट होता है। ओके, सबसे पहले हम सेंट्रलाइज्ड देखते हैं कि सेंटर में कौन होना चाहिए,
पीपल होने चाहिए, ठीक है, उनके आसपास ही तो डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अगर आप डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट किसके लिए करेंगे, किसी के लिए नहीं हो पाएगा वो, और उसके आसपास लोग हैं, तो हमें इनको डिसेंट्रलाइज करना होगा, मतलब कि लोगों को बीच में रखना होगा और उनके आसपास डेवलपमेंट करना होगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन 8th 5-year प्लान। सबसे पहले इंडिया में 8th 5-year प्लान में इसको स्टार्ट किया गया था, इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। कब से कब तक? फ्रॉम 1992 टू 1997। तो 8th 5-year प्लान भी इसी बीच चला था, ओके, जिसमें सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम को रखा गया था, स्टार्ट किया गया था। और सबसे पहले कौन से स्टेट में इसको कैलकुलेट किया था? मध्य प्रदेश में, ओके। द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टेट HDR वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश। तो देखिए, सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश में ही इसको स्टार्ट किया गया था, तो इसको सबसे पहले स्टैब्लिश में भी मध्य प्रदेश में ही किया गया था, और ये वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टेट HDR में इंक्लूड होता है, ओके। सबसे पहले इसको मध्य प्रदेश इन 1995 में स्टैब्लिश किया गया था। कंप्यूटेशन इसका मतलब होता है कैलकुलेशन, ओके। It means calculation of the state HDI as well as HDI for all the districts in the state made by state government. It means कि जो स्टेट HDIs हैं, या फिर अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी HDIs देखेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही इसके प्रोग्राम्स बनाएंगे कि कहाँ पर कितना डेवलपमेंट होना है, क्यों होना है और कैसे होना है। तो ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करते हैं, ओके। सो फार 21 स्टेट्स हैव प्रिपेयर्ड HDRs। इंडिया में 21 स्टेट्स अपने HDRs प्रिपेयर कर चुकी हैं, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो तैयार कर चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इनिशिएटेड द वर्क। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में लिया है, क्योंकि आप ये देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स बनाती है जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए होते हैं। कुछ पावर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती है कि किस तरह से उस एरिया में डेवलपमेंट करना है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली प्रोग्राम्स बना लेती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि वो स्टेट वाइज देख लेंगे अपना, और उसमें भी 80 डिस्ट्रिक्ट्स को रखा है कि किस तरह से डेवलपमेंट उन डिस्ट्रिक्ट्स में होना चाहिए। मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ फैसिलिटीज़ तो हैं लेकिन लिटरेसी नहीं है, कहीं पर लिटरेसी है लेकिन हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो इस तरह से किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है वो चीज़ देखी जाती है, ओके। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इनिशिएटेड द वर्क ऑन डिस्ट्रिक्ट दैट इज HDR फॉर 80 डिस्ट्रिक्ट्स, ऑफ विच 23 HDRs हैव बीन रिलीज्ड टिल डेट। कितने HDRs अभी तक बन चुके हैं? दैट इज 23 HDR। HDR में हमेशा ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अभी तक 23 HDRs बन चुके हैं ऑल ओवर कंट्री में, ओके। 2009 द फर्स्ट सिटी HDR मुंबई वॉज लॉन्च्ड। तो 2009 में जो सबसे पहली सिटी वो है मुंबई, तो इसमें फर्स्ट HDR लॉन्च हुआ था, ओके। Is there any problem? Comment and answer. Is there any problem? इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, गुड। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? ओके। तो यहाँ पर अभी स्टॉप करें।
तो थोड़ा सा भी हम देख लेते हैं केरला के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट केरला द हाईएस्ट HDI स्टेट। ओके, तो अभी तक आपने ये चीज़ देखी थी कि जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली जो केरला है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट माना जाता है। कैसे? देखिए यहाँ पर ये HDI रिपोर्ट है 0.764 जो कि काफ़ी हाई है। वो किस पर्सपेक्टिव से देखा गया है? लिटरेसी रेट से। लिटरेसी रेट यहाँ पर 93.91% है, यानी कि एजुकेशन यहाँ पर बहुत अच्छी है। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसीज यहाँ पर है 74 ईयर्स, यानी कि 74 ईयर्स तक लोग यहाँ पर मतलब जिंदा रहते हैं। ठीक है, मतलब जो हाईएस्ट रेट होगी यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके बाद में हम सेक्स रेशियो देखते हैं। हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, यानी कि यहाँ पर अगर फीमेल्स की बात की जाए तो फीमेल्स जो हैं पर 1000 मेल्स के अकॉर्डिंगली कितने हैं? 1084। लीस्ट करप्टेड स्टेट्स में ये आता है और सबसे क्लीनेस्ट है, हेल्दीएस्ट स्टेट ये है। ओके, तो ये केरला का हमारा HDI हो चुका है, जिसको हम ये मानते हैं कि इंडिया का सबसे ज़्यादा डेवलप है और एजुकेशन से रिलेटेड हो, लिटरेसी जो करप्शन से रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी आ जाती हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि जो डेवलप्ड स्टेट है इंडिया का वो कौन सा होगा, दैट इज केरला। ओके, तो लो की भी बात करेंगे कि लो जो है वो क्यों है। भले ही कभी कभी किसी भी स्टेट में इनकम बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो डेवलप में नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहाँ पर जो ये बेसिक एनिमिटीज़ हैं, जो बेसिक जो नीड्स हैं लोगों की, वो फुलफिल नहीं हो पाती है, इसलिए हम उसको डेवलप नहीं मानते हैं। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इनको हम डेवलप नहीं मान सकते हैं, भले ही यहाँ पर काफ़ी अच्छी इनकम होगी लोगों की। क्लियर टू यू? अब आप ये कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। ये सेशन आज यहीं पर ही हम स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।